नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरसों की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। घर की छत पर उगाए जैविक तरीके से फल और सब्जियां। पपीता के बाग में लगने वाले रोग और उनका प्रबंधन। मोदी सरकार ने किसानों, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए अपना खजाना खोलते हुए अगले वित्त वर्ष के अंतरिम बजट में छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि यह योजना गत 1 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए जमा की जाएगी। यह राशि 2-2 हजार की 3 बराबर किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जल्द किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इससे करीब 12 करोड़ किसानों के परिवारों को यह लाभ मिलेगा। गोयल ने बताया कि पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसानों को कर्ज पर सरकार 2% ब्याज सहायता देगी। गोयल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी तथा समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह कुल मिलाकर ब्याज में 5% तक की छूट मिलेगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके लिए अलग विभाग बनेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए चालू वर्ष में 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरसों की फसलों में इस समय फूल फलियां बन रही है और कुछ किसान इसे देर से भी लगाए हैं, जिसमें फूल आना शुरू हुआ है। इन सभी अवस्था वाली फसलों से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल का ठीक से प्रबंधन करें, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बांदा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर अमित कुमार सिंह। और सभी किसान भाई ऑलरेडी अपनी सरसों बो चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि इस समय उनकी जो सरसों 50 दिन के आसपास हो रही होगी, या तो फ्लावरिंग पे आ गई होगी या तो फ्लावरिंग के आसपास होगी। उस दौरान हम कौन कौन सी मुख्य शस्य क्रियाएं करें जिससे कि उनको और लाभ हो सके। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई विलंब से की थी, उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां बनने लगी हैं। यदि उनके क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई है तो वह इस अवस्था पर फसल में एक हल्की सिंचाई करें। लेकिन सरसों की खेती अगर आपने असिंचित क्षेत्र में की है तो आप थायो यूरिया का फसल में प्रयोग करें। तो उसमें सबसे पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि अगर पानी नहीं है तो एक हम 0.5% था यूरिया का एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा 1% नाइट्रोजन घोल बना के उस पर छिड़काव कर दें, तो जिससे कि अगर जो फ्लावर अगर इनिशिएट हो रहा होगा तो उसमें ड्रॉपिंग नहीं होगी और उनका पॉलिनेशन बेहतर होगा। और पॉलिनेशन बेहतर होगा तो सीड सेटिंग अच्छी होगी, बीज उसमें अच्छे से बनेंगे और बीज अच्छे बनेंगे तो वो आगे चल के उनको लाभदायक होंगे। और क्योंकि फ्लावरिंग के बाद जो है वेजिटेटिव ग्रोथ धीरे धीरे कम होना लगती है, मतलब वनस्पति ग्रोथ जो होती है वो कम होना शुरू करती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ना शुरू करती है। तो उस दौरान हमें ये भी देखना है कि चूंकि फसल अपने पूरे ब्लूम पे रहती है और उस समय बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है अगर मौसम थोड़ा सा आर्द्र हुआ या नम हुआ
और कोहरे थोड़े से लंबे हुए, सनलाइट कम हो गई, तो वहाँ पे बहुत सारी कवक जनित जो बीमारियां हैं वो लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो खेत में स्पेस की कमी हो जाती है, लाइट पूरी तरह से नहीं जा पाती खेत के अंदर, इसलिए कवक की संभावना बढ़ जाती है। तो कवक जनित रोगों के लिए कुछ हम फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, जैसे कि रिडोमिल लगा सकते हैं। 1 से 1.5 किलोग्राम रिडोमिल लेके 700 से 800 लीटर पानी में उसको घोल बना के और एक ब्लैंकेट एप्लीकेशन स्प्रिंकलर से अगर हम करें तो मेजर कवक जो हैं उनसे संबंधित रोग जो हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है कम से कम समय में। और अगर ये उसके बाद भी अगर संभव न हो तो उसका दोहरा छिड़काव करने पे कम्प्लीटली उससे हमको निजात मिल सकती है। और दूसरा, चूँकि इस समय बहुत सारे कीट भी आने के संभावना आते हैं। बेसिकली एक बहुत मुख्य कीट है जो माहू के रूप में जाना जाता है और सरसों के लिए सबसे हानिकारक होता है। चेपा जिसे किसी भी खेत में लगने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करता है किनारे से, तो बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं उनको कि भाई ये माहू का अटैक हो गया है और उनको हमको कैसे दुरुस्त हो। पहले अगर जहाँ से स्टार्ट होता है अगर उनको हम तोड़ के बाहर करके उनको हम जमीन में दबा दें तो एक तो ये संभव है। अगर हम बाई चांस अगर ना देख पाएं, खेत का रेगुलर भ्रमण ना कर पाएं और 2-4 दिन के इंटरवल पे खेत पे जाते हैं और माहू का अटैक हो गया है, तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जैसे डाइक्रोमेथोएट होता है या रोगोर के नाम से मिलता है बाजार में, उसका 3 से 3.5 लीटर जो है 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के 15 दिनों के अंतर पे 2 अगर स्प्रे हम कर दें तो अगर माहो सीवियर स्टेज में भी लगा हो तो माहो से छुटकारा हमें मिल जाएगा। और अगर इस तरह से सरसों की खेती की जाए तो मुझे लगता है कि सामान्य स्थिति में भी 15 से 20 कुंटल के आसपास 4 बीघे में सरसों का उत्पादन लिया जा सकता है। किचन गार्डनिंग यानी घर के आसपास तथा घर की छत पर सब्जियों और फलों की खेती, जो कि आज के लोगों की जरूरत बनती जा रही है, क्योंकि आज के समय में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग अधिक हो रहा है। तो आप इस तरह की समस्या से बचने के लिए किस प्रकार से तैयार करें किचन गार्डनिंग, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ कृपाल वर्मा। किचन गार्डनिंग, जिसको परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो किचन गार्डन, ऑर्गेनिक किचन गार्डन या न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन, इसकी क्या महत्व है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो जैसा हम देखते हैं आज हमारे जो खान पान है, हमारा रहन सहन है, उसमें निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो किसी ने कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो किसी ने प्रथम सुख निरोगी काया बताया है। तो ये जो सुख है, ये सुख आज कहीं ना कहीं हमसे छिनता जा रहा है और हम देखते हैं हमारे शरीर को नाना प्रकार की बीमारियां जो है हमें जकड़े हुए हैं, उनका हम पर प्रभाव है। तो इस प्रकार हमारा जो जीवन है वो सुखमय नहीं रहा है। यदि किचन गार्डन करते हैं तो उससे 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तरह का फ़ायदा तो ये होता है कि उनको जहर मुक्त सब्जियां जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप दी हुई है हमें मिल पाएंगी। दूसरा ये है कि उनमें जो उनकी पोषक वैल्यू है, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो उनमें पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, वो भी हम किचन गार्डनिंग के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो छोटे मोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको भी हम इस प्रकार स्वास्थ्य दे सकते हैं और हम अपनी प्रकृति को भी जो है बचा सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने किचन गार्डन से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं किचन गार्डन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातों के बारे में। तो इसमें किचन गार्डन जब भी हम लगाते हैं तो हमें क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये आवश्यकता होती है कि हमारे घर के आसपास जो जगह है, चाहे वो घर के आगे हो, चाहे घर के पीछे हो, या चारों तरफ हो, या घर के ऊपर हो, जहाँ भी जगह होती है उसी का उपयोग करना रहता है सब्जियां, फल, फूल उगाने के लिए। तो हमें वो जगह देखना रहता है। इसके बाद में हमारे घर की आवश्यकता क्या है, हम क्या क्या खाते हैं
और हमारे घर में कितने व्यक्ति हैं, उनके अनुसार भी किचन गार्डन जब बनाते हैं तो उसका ध्यान रखा जाता है। अब इस प्रकार ध्यान रखने के बाद हमें ये देखना रहता है कि हम जहाँ किचन गार्डन बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है या नहीं। किसी भी पौधे की वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पौधे की वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद यदि उसको लगाने की बात करें तो घर पे जो भी हमारे उपलब्ध चीज़ें होती है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के गमले हों, चाहे विभिन्न प्रकार के कंटेनर पड़े हों, या जो भी घर पे वेस्ट मटेरियल होता है उसका हम सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई किसान या कई लोग जो है ग्रो बैग का भी उपयोग करते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं और उनकी भी गुणवत्ता ठीक रहती है। इसी प्रकार कई लोग मिट्टी की दीवार बनाकर भी उसमें लगा देते हैं। यदि घर के और बाहर आगे पीछे जहाँ भी जगह हो तो उसमें हम ज़मीन के ऊपर ही ईंट लगाकर और वहाँ क्यारियों का निर्माण कर सकते हैं। पौधा लगा रहे हैं उसकी मिट्टी की गुणवत्ता का हम ध्यान कई बार नहीं रखते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किचन गार्डन लगाएं उसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण बना के, खाद का मिश्रण बना के और फिर उनको भली भांति लगाएं। जब हम पौध लगाते हैं उसी समय हमें पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें रासायनिक खादों का हमें उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारे परिवार को, प्रकृति को जहर से बचाना है। तो इसलिए इसमें जो खाद का उपयोग करते हैं वो गोबर की खाद उपयोग करते हैं, केंचुआ खाद उपयोग करते हैं, नीम खली उपयोग करते हैं, सरसों खली उपयोग करते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको उपयोग करते हैं, जिससे पौधे को जो संपूर्ण पोषण मिलना चाहिए वो उसको मिल जाता है। सब्जी कई बार हम एक साथ लगा देते हैं, तो सब्जी हमें किचन गार्डन में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सब्जी को हम कुछ दिनों के अंतराल पर लगाएं। किसान भाइयों, किचन गार्डन से स्वच्छ और पोषक तत्वों से भरपूर अधिक फल और सब्जियां लेने के लिए आप कौन कौन से प्रबंधनों को किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किचन गार्डन में जब भी हम पौधा लगाते हैं तो शुरुआती अवस्था जब हम पौध लगाते हैं तब हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 दिन तक हमें सिंचाई का इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पौधे जो हैं छोटी अवस्था में होते हैं। तो छोटी अवस्था में पौधे होते हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे, इससे वो जीवित रहें। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद जब सिंचाई हम करते हैं, समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ये निर्भर करता है, यदि किसी घर के किसी कोने में छाया आती है तो उस कोने में सिंचाई की आवश्यकता कम लगेगी, और जिस कोने में धूप रहती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा लगेगी। या किसी पेड़ की छाया है तो वहाँ पर भी सिंचाई की आवश्यकता कम लगती है। ये हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अधिक सिंचाई कर देते हैं, उससे पौधे की वृद्धि और विकास प्रभावित होता है तथा वो वांछित उत्पादन नहीं दे पाता है। तो ये एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है सिंचाई की। और कई बार हम सिंचाई कम कर देते हैं, उससे भी पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है तथा उसका उत्पादन कम होता है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तो सिंचाई का अंतराल का विशेष ध्यान रखें। और सिंचाई जब भी हम करते हैं तो पूरा पानी भर के नहीं देना है पौधे को, उसको फुहारे की सहायता से हल्का पानी देना है, जिससे उसकी पत्तियों पर जो धूल जमती है वो भी धुल जाए और पौधा अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण कर पाए, तथा उसमें कीट रोग भी यदि लग रहे हों तो वो भी उसके साथ पानी के साथ धुल जाएं। इस प्रकार पानी का छिड़काव करने से अधिक ठीक रहता है। इसी प्रकार हमें ये ध्यान रखना रहता है कि समय समय पर हमें जो किचन गार्डन में पौधे लगे हैं उनमें निंदाई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। निंदाई गुड़ाई समय पर होने से पौधे की पर्याप्त वृद्धि होती है, क्योंकि उसमें वायु संचार अच्छा रहता है। तो इसमें किचन गार्डन में कीट और रोग का प्रबंधन इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं किचन गार्डन में, हम रोज़ घूमते फिरते हैं तो वहाँ पर जो भी कीट दिखता है तो उसे हम हाथ से पकड़कर मार सकते हैं। या अन्य दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ पौधे हैं उनकी पत्तियों को हम उनका रस बनाकर, स्वरस बनाकर और उन पर सब्जियों पर, किचन गार्डन में जो लगे हैं पौधे, उन पर छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम नीम आधारित जो तेल है उनको भी हम पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिनसे उनकी कीट से रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार से हम यदि किचन गार्डन करते हैं
तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रकृति बची रहेगी और सभी समृद्ध होंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ककराला बदायूं से मुबीन खान ने। आप पपीते के बाग में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो मुबीन खान जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय विशेष रूप से आपकी जो पपीता की फसल है उसको ज़रूर देख रेख करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे पपीते के भी पौधे प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों अपने ख़ास तौर से पपीते के पौधों को देखते रहें कि उसमें माहू की शुरुआत तो नहीं हो रही है, माहू लगना शुरू तो नहीं हो रहे हैं। इसमें मोजैक रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग का प्रकोप कीट के द्वारा फैलता है। सबसे पहले मोजैक रोग से नई पत्तियों पर चितकबरापन एवं सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग प्रकोप अधिक होने पर पेड़ों पर फूल नहीं बनते। इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर दें। इसके बाद रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही साथ ये भी देखें कहीं पौधे का विकास रुक तो नहीं रहा है और ऐसा तो नहीं कि पौधे का पत्तियों का रंग बदल रहा है, पीले कलर का हो रहा है। तो ऐसा करने पर ये हो सकता है कि नीचे से पौधा सूख रहा है, पादप गलन बीमारी लग रही हो, पौध गलन बीमारी लग रही हो, तो ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो किसान भाइयों आप अपने पौधे के तने पर या ज़मीन के नीचे आप जो है कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद में पहले अगर आपने नहीं डाला है पौध लगाते समय, तो उस समय आपने ट्राइकोडर्मा को ज़रूर आप सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला के ज़रूर डालें। दूसरी बात ये भी है कि इस समय एक और भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, एंथ्रेक्नोज बीमारी, जिसके वजह से पत्तियां, तने, फल यह सब प्रभावित होते हैं। तो कहीं एंथ्रेक्नोज तो नहीं लग रहा है, पत्तियों पर धब्बे तो नहीं बन रहे हैं, पत्तियां प्रभावित तो नहीं हो रही हैं। तो ये इस तरह से देखें तो इसको अगर ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो आप इस समय कोई भी फफूंदीनाशक छिड़काव उस पर कर सकते हैं। खासतौर से फफूंदीनाशक में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप इस पर छिड़काव कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे ये होगा कि ये बीमारी से दूर हो जाएंगे और आपकी ये फसल खासतौर पपीता अच्छा और हरा और अच्छा उपजाऊ हो जाएगा। तो नियमित रूप से किसान भाइयों इस समय जो है अपने पपीते की फसल की देखरेख करते रहें और अगर उसमें कोई समस्या हो तो उसको तत्काल उस जिले में उपलब्ध कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी और संस्थाएं हों उससे संपर्क कर उसका निदान करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaتا@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अब सोलर यंत्र द्वारा आसानी से होगा गन्ने का बीज शोधन। ऑयस्टर मशरूम उगाने का है यही सही समय, जाने इसे उगाने की तकनीक। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।